हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 11th के लिए हम चैप्टर और यूनिट पढ़ रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। और अब तक आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना सिखा दिया था, और वर्क एनर्जी थ्योरम ये भी हमने स्टडी कर लिया। आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक भी 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो टॉपिक, उसके लिए आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट उस टॉपिक के हेडिंग पर। तो ये आपके सामने आ गया है हमारे आज के टॉपिक का हेडिंग। ये आप एक स्टेटमेंट देख रहे हो, जिस स्टेटमेंट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट इस यूनिट में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है पिछली किसी क्लास में, कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। और इसी कॉन्सेप्ट पर आगे स्टडी करके आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव भी करवाया कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में आने के लिए उस बॉडी पर वर्क किया, जिस बॉडी ने वर्क किया उसकी एनर्जी खर्च हो गई, किसके अंदर आ गई? जिसके ऊपर वर्क किया गया। हमेशा वर्क करते समय 2 बॉडीज होती हैं, एक वर्क करने वाली जो वर्क कर रहा है, और दूसरा वो बॉडी जिसके ऊपर वो वर्क हो रहा है। जो करता है वर्क उसकी एनर्जी खर्च हो जाती है, जिसके ऊपर हो रहा होता है उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। भगाया तो काइनेटिक, उठाया तो पोटेंशियल। बट आज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि एनर्जी वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। हाउ द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। उसके लिए हम कंसीडर करते हैं, ये बात प्रूव करके दिखाई जाएगी। प्रूव करके दिखाने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है और इसका मास है m, और मैं सपोज करता हूं यहां पर ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये हम कंसीडर करते हैं यहां ग्राउंड है, सरफेस अर्थ। और ये जो आप m मास का बॉडी देख रहे हो ये फिलहाल ग्राउंड से h हाइट पर है, फिलहाल ये रुका हुआ है और ग्राउंड से इसकी हाइट h है, और जहां पर ये है उस पॉइंट को a पॉइंट बोल दिया गया। तो आपने क्या कंसीडर करा है? आपने कंसीडर करा है अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is at point A which is at a height small h from the surface of earth। और ये बॉडी रेस्ट में है, यहां पर रेस्ट में है। इसका मतलब फिलहाल जो इसकी वेलोसिटी है u, यानी इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 है। अब आप जानते हो कि जब ये बॉडी रेस्ट में है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, लेकिन क्योंकि ये बॉडी एक अर्थ से एक सर्टेन हाइट पर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एट पॉइंट ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी
जो है बॉडी की वो mgh होगी। आपको कल ही पिछली क्लास में फॉर्मूला डिराइव करवाया था कि अगर कोई बॉडी को h हाइट पर रखा गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। कैसे होती है वो भी आपको डिराइव करवाया था, लेकिन आपको वो बार बार डिराइव तो करना नहीं है, आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। m मास का बॉडी अगर v वेलोसिटी से भाग रहा है तो हाफ mv² उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और m मास का बॉडी अगर h हाइट पर रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज mgh, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होगी, हाफ mu²। इस जगह पर जो भी उसकी वेलोसिटी है उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी होगी, और क्योंकि यानी सिंस u इज इक्वल टू 0, जहां पर ये बॉडी है वहां रखी हुई है उसकी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और बॉडी की टोटल एनर्जी जो कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो mgh में 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉडी की टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर आपने फाइंड आउट कर दी, कितनी आ गई, mgh। ओके बात। अब आपसे कहा जाता है कि ये जो बॉडी है इसको आपने ए पॉइंट से ड्रॉप कर दिया। जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से बढ़ना शुरू होगी, और जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, सबको पता है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हम सपोज करते हैं कि ए पॉइंट से ड्रॉप करने पर नीचे आती रही वो बॉडी, और लेट अस सपोज कुछ समय बाद, टी टाइम बाद, थोड़ा इधर बना देते हैं सीधी लाइन में, ये लो जी। हम सपोज करते हैं कि आफ्टर टाइम टी, स्मॉल टी, वो बॉडी यहां पहुंच गई है जिस पॉइंट का नाम है बी, और यहां से यहां तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगा है, यहां से टाइम स्टार्ट होगा तो यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 माना जाता है। आफ्टर टाइम t वो बॉडी यहां पर पहुंची है, मास तो अभी भी उसका m ही रहेगा, और ये जो डिस्टेंस उसने यहां से यहां तक ट्रैवल कर लिया है इसको मैं x मान लेता हूं। यानी उस बॉडी ने इस ड्यूरेशन में, स्मॉल टी ड्यूरेशन में, ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है वो आपका x मान लिया गया। अब आपको यही काम जो आपने ए पॉइंट के लिए किया था वही काम आपको बी पॉइंट के लिए भी करना है। तो लिखते हैं एट पॉइंट बी। बी पॉइंट के लिए आप जब यही काम करोगे तो सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, कितनी आएगी वो, mg, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको उस बॉडी का ग्राउंड से हाइट पता होना चाहिए। जब बॉडी ए से बी पर पहुंच गई है तो अब उसका ग्राउंड से हाइट h नहीं,
अब उसका ग्राउंड से हाइट है h माइनस एक्स, क्योंकि आपने पहले ही कंसीडर कर लिया कि वो बॉडी ए से बी तक जब पहुंची तो उसने x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। पूरा जो हाइट h था उसमें से x जब वो नीचे आ गई तो नीचे जो बचा हुआ हाइट है वो h माइनस एक्स कहलाएगा। तो आप पोटेंशियल एनर्जी में बॉडी का ग्राउंड से हाइट कंसीडर करोगे हमेशा, और इस केस में वो mg h माइनस एक्स, ये बी पॉइंट पर उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है। अब बी पॉइंट पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बी पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। उस वेलोसिटी को मैं वीबी बोल देता हूं। वीबी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी। और ये वीबी फाइंड आउट करने के लिए मैं एक इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं। वो इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है अंडर ग्रेविटी। ये इक्वेशन बच्चों ने काइनेमेटिक्स में इसी क्लास में काफी डिटेल में पढ़ी है। ये इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी पता लगाने के लिए यूज की जाती है। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और h कितना वो हाइट से गिरी है या कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उस दौरान। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पता लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी हाफ m vb स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होता है, लेकिन v की जगह मैंने vb क्यों लिखा? क्योंकि b पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी vb मान ली है, कंसीडर कर ली है। और वेयर vb स्क्वायर की वैल्यू होगी u स्क्वायर प्लस 2gx। अब ये vb फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि मैंने कहा हमने ये वाली इक्वेशन यूज की है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसमें v की जगह आपने vb डाला है क्योंकि इस जगह की वेलोसिटी को आपने vb से डिनोट किया है। u स्क्वायर जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि हम 0 डाल देंगे बाद में, क्योंकि यहाँ से गिरते समय उसकी वेलोसिटी 0 थी। और 2gh में h की जगह हमने x लिया है क्योंकि a से b तक ट्रैवल करने में इस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो x है, h नहीं है। अगर हम पूरा नीचे आने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होता कितना? x। तो यहां तक है, पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया होता? h। तो फिलहाल हम b पॉइंट तक का वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो b पॉइंट तक का ही डिस्टेंस लिया जाएगा। इसलिए आपने डिस्टेंस को जो उसने ट्रैवल किया है इन मूविंग फ्रॉम a टू b, उसे h की जगह x लिया है। ठीक बात है। तो ये इक्वेशन यहां पर यूज हो रही है। बस दो चेंजेस किए हैं, v की जगह vb डाला है क्योंकि वेलोसिटी को vb से डिनोट करा जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी को यहां से यहां तक के लिए। और u ऐसे का ऐसे ही है, और h की जगह x लिया जा रहा है क्योंकि a से b तक उसने x ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। और vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि u यहां देख ही रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जब वो a से गिरा तो 0 थी, तो u को आप 0 रखोगे तो vb स्क्वायर की वैल्यू 2gx आ जाएगी। और vb स्क्वायर की वैल्यू 2gx आने का मतलब हो गया देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी b पॉइंट पर हाफ m तो ऐसे ही रहेगा, और vb स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर दिया है 2gx।
तो आपने बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी भी निकालने वाले थे लेकिन वी बी नहीं पता था, वी बी पहले निकाल लिया आपने, फाइंड आउट कर लिया, और वी बी को फाइंड आउट करने के बाद वी बी की वैल्यू इस काइनेटिक एनर्जी वाले इस फॉर्मूले में फिट कर दी। अब जो कैंसिल हो रहा है वो 2 से 2 mgx, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर mgx आ गई, और जो काम आपने ए पॉइंट के लिए किया था वो काम आप बी पॉइंट के लिए भी करोगे। पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, फिर टोटल एनर्जी निकाली थी। तो यहां मैं टोटल एनर्जी लिख रहा हूं, कितनी होगी, टीई लिख से डिनोट कर देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये रही mg ब्रैकेट में h माइनस x, और काइनेटिक एनर्जी प्लस करके, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ये है, प्लस mgx। अब आप चेंज कर देता हूं जिससे मिक्सचर ना हो। टोटल एनर्जी जब फाइंड आउट करोगे तो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, mgh माइनस mgx, इस mg को h से भी और x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस mgx एक पहले से ही है, और आपका mgx से mgx प्लस और माइनस कैंसिल होगा। आपकी टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो आएगी mgh। देख रहे हो आप यहां पर टोटल एनर्जी mgh ए पॉइंट पर थी, और यहां पर भी टोटल एनर्जी mgh बी पॉइंट पर। तो आप ये बात ए और बी पॉइंट के लिए समझ चुके हो कि टोटल एनर्जी दोनों जगहों पर mgh आ रही है। अब ये एक पॉइंट के लिए और आपको बताया जाता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये इसमें से कुछ चीजें आपको रिमूव करनी होंगी, इसलिए पहले इन दोनों से क्या पता चला है वो समझ लें, फिर तीसरी चीज पर आते हैं। ए पॉइंट पर बॉडी में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन बी पॉइंट पर बॉडी जब नीचे की तरफ गिरने लगा तो उसकी हाइट ग्राउंड से जो है वो कम होने लगी, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाने का मतलब ये नहीं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है उतनी ही उसमें क्या आती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ गिरेगा, फॉल डाउन होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि उसकी हाइट कम होती जा रही है ग्राउंड से, लेकिन नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये जो हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी थी यही धीरे धीरे काइनेटिक में बदल रही है। लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी काइनेटिक बढ़ जाती है, इसीलिए दोनों का जो सम है, टोटल है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये 2 पॉइंट पर दिखाया है, अभी तीसरे पॉइंट के लिए भी दिखाते हैं। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने का क्या मीनिंग है कि एक अगर दो चीजों का सम हमेशा फिक्स आ रहा है, इसका मतलब एक चीज कम होती जा रही है और दूसरी चीज बढ़ती जा रही है। एक चीज कम होती जा रही है, दूसरी चीज बढ़ती जा रही है, लेकिन टोटल दोनों का सेम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपने देख लिया टोटल एनर्जी दोनों जगहों पर, ए और बी पर mgh आई है। अब आपको एक पॉइंट और दिखाते हैं। ये बच्चे पॉज करके नोट कर सकते हैं।
रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, इसलिए इसे हटाने पर दुखी ना हुआ करें। ये पता नहीं क्यों मुझे आदत है, क्योंकि मैं बोर्ड पर जब पढ़ाता हूँ तो काफ़ी बच्चे रिमूव करने पर, रब करने पर दुखी हो जाते हैं कि हमने नोट नहीं किया था। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपके पास ये हमेशा के लिए रिकॉर्डेड है। ऐसा मैं बार बार बोल देता हूँ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, जिससे मुझे गिल्टी फील ना हो बोर्ड को क्लीन करते समय। अब हम एक और पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक और चीज भी रिमूव कर देता हूं, ये भी हटा देता हूं, इसकी जरूरत खत्म हो गई। हम कंसीडर कर रहे हैं वापस आ जाएगा, कोई नहीं, ये लो जी वापस आ गया। हम कंसीडर कर रहे हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गई वो बॉडी फॉल करती हुई, और अब फाइनली वो पहुंच रही है, गलत कलर से बनने पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दोबारा बना देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ये पहुंच गई है यहां, ये लो जी, वही बॉडी अब सी पॉइंट पर पहुंच गई है, यानी ग्राउंड को जस्ट उसने टच कर दिया है। और जब वो टच कर दिया है तो इस जगह उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम वीसी बोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। अब जैसा कि मैंने बताया, जो काम आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए किया वही काम आप सी पॉइंट के लिए करेंगे, एट पॉइंट सी। सी पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहां हो जाएगी 0। सी पॉइंट यानी वो जगह जहां बॉल ग्राउंड से टकराई है, ये बॉडी ग्राउंड से हिट करी है, ग्राउंड से हिट करने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों है? क्योंकि h 0 हो गया है, यानी उसकी ग्राउंड से कोई हाइट ही नहीं है। mgh करोगे जब आप, h 0 रखना पड़ेगा आपको। जिस बॉडी की ग्राउंड से कोई हाइट नहीं होती उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट की वजह से होती है, हाइट नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब आप गौर से याद कर लो कि ए पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी हाईएस्ट पॉइंट पर, और जैसे जैसे बॉडी नीचे जाती गई उसकी पोटेंशियल कम होती रही और काइनेटिक बढ़ती रही, और सी पॉइंट पर जब उसने टच किया, ग्राउंड को टच किया, तो सारी की सारी पोटेंशियल 0 हो गई, क्योंकि ये सारी पोटेंशियल बदल चुकी है काइनेटिक में। अब आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करोगे। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको हाफ एम वीसी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आप हाफ एम वीसी स्क्वायर, क्योंकि इस एम बॉडी एम मास की वेलोसिटी ग्राउंड को टच करते समय वीसी है, टच करते समय की बात है, व्हेन द बॉडी हिट्स द ग्राउंड। थोड़ी देर बाद तो फिर रेस्ट में आ ही जाना है, लेकिन टच करते समय उसकी वेलोसिटी वीसी है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी यही वाला फॉर्मूला यूज करके, वेयर वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब की बार आप ए से पूरा सी तक का कंसीडर कर रहे हो, तो इसलिए आपने हाइट तो h ही ली है, क्योंकि ए से जब बॉडी बी पर पहुंची थी तो जो डिस्टेंस उसने x ट्रैवल किया था, इसलिए आपको वो डिस्टेंस x लेना पड़ा था। जब ए से बॉडी सी पर पहुंच गई है, जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो h है, तो ये फॉर्मूला यहाँ डायरेक्टली यूज हो जाएगा। बस u की जगह तो यहाँ पर भी 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जब वो बॉडी ए से छोड़ा गया था उस समय 0 थी, तो और करके
VC स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, 2GH। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m, और VC स्क्वायर लिखना था यहाँ, आप यहाँ VC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो, तो आप लिख दोगे VC स्क्वायर की वैल्यू क्या, 2GH। इस VC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया था, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। अब आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh आ गई है। और फिर टोटल एनर्जी के लिए आप फिर से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करोगे। पोटेंशियल एनर्जी अब आपकी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो टोटल एनर्जी फिर से कितनी आएगी, mgh। तो आपने ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी निकाली थी, वो mgh आई थी, बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी निकाली है, वो भी mgh आई है, और सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh ही आई है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि ए पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, ए पॉइंट पर ये पोटेंशियल एनर्जी थी, सी पॉइंट पर देख रहे हो, सी पॉइंट पर सेम हो गई है क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूव करता है कि ए पॉइंट पर जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, वही सारी की सारी सी पॉइंट पर आकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और धीरे धीरे ऐसे कन्वर्ट हो रही है, तो बीच में किसी भी जगह एक्सट्रीम ऊपर या नीचे कहीं पर भी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है। तो एक अगर कम होती रहेगी तो दूसरी बढ़ती रहेगी, और ग्राउंड पर आकर हाईएस्ट पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। यही काम आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो नीचे से ऊपर, तो थ्रो करते समय जो आप वर्क करते हो उससे उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता है वो काइनेटिक बदलती जाती है पोटेंशियल में, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर सारी की सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो आपने ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल कर दिखाया है, ये प्रूव करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और क्या कहता है कि द एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। काइनेटिक से पोटेंशियल या पोटेंशियल से काइनेटिक, और भी बहुत सारी फॉर्म्स में बदल सकती है, बट यहाँ काइनेटिक से पोटेंशियल का बदलना प्रूव किया गया है। और ये जो टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इससे एक बात और भी कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको एक और डेफिनेशन के फॉर्म में भी बोला जा सकता है। वो डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं और करके, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या बॉडी इज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी अगर उसकी एक टाइप की एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी टाइप की एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी, जिससे दोनों का टोटल्स या सम हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहां आपने सबसे बढ़िया प्रूव किया है कि ए पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, सी पॉइंट पर सारी की सारी उतनी ही बदल गई है काइनेटिक एनर्जी, और बीच में कहीं देखोगे तो दोनों का सम भी mgh ही आएगा। पोटेंशियल कम हो गई, काइनेटिक बढ़ गई। तो ये मैथमेटिकली प्रूव करता है ये पूरा डेरिवेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को।
ये सेकंड नंबर पर इस चैप्टर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहला मैंने आपको बताया था स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। जो थ्योरेटिकल डेरिवेशंस आते हैं आपके एग्जाम में, उनमें से एक ऑप्शन है वो आ सकता है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, सेकेंड ऑप्शन ये आ सकता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन में कौन कौन से डेरिवेशंस आते हैं वो आपको बताया जाएगा। पिछले 20 सालों में मैंने ये देखा है कि जब आपको किसी चैप्टर में वो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं तो मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे उन्हीं में से आते हैं। मतलब ये कोई ऐसा गैस या तुक्का नहीं है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो सभी टीचर्स इन चीजों को एग्जाम में जरूर देते हैं। तो अब आपको आज के लिए एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाया जाता है। इस क्लास में वो टॉपिक छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं कि एक ही जगह पर यहां ये वो टॉपिक यूज होता है, बाद में उसकी इतनी ज्यादा कहीं जिक्र नहीं होता, लेकिन वो टॉपिक आपको 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। क्योंकि 12th क्लास में वर्क एनर्जी पावर वाले पूरे यूनिट का बड़ा यूज है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह टॉपिक्स में ये कॉन्सेप्ट्स एनर्जी के बहुत यूज किए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो आपके बहुत सारे वर्क करता है। आपका पंखा चलाना एक वर्क है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी ना होती तो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क नहीं करता, बिकॉज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जैसे हमारी मस्कुलर एनर्जी किसी चीज को धक्का वक्का देने में काम आती है, ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने में काम आती है। तो खैर वहां पर बहुत डिटेल में ये बात बताई जाती है, याद दिलवाई जाती है, प्रूव भी करवाई जाती है, लेकिन यहां पर ये बात शुरुआत कर दी जाती है। ये वर्ड जो आपको अब बताया जाएगा, नया टर्म, ये आपको आगे के लिए हमेशा के लिए याद रखना है। तो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। ये हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है, नया टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं। तो बच्चों ये है आपके सामने आज का अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम आपको सामने दिखाई दे रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब तक आपने फोर्स के बारे में जब से पढ़ना शुरू किया है इस क्लास में, तो वो लॉज ऑफ मोशन का पहला चैप्टर था फोर्स, जिसमें आपको बोला जाता था फोर्स इज अ पुश और पुल। तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता था और आप बोलते थे आपने उसे या तो पुश करना है या पुल करना है, और फिर उस फोर्स से क्या क्या होता है वो भी आपको बताया था। 5 काम होते हैं, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको एक फोर्स पढ़ाई गई जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी, कि वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा देती है वो सेंट्रीपिटल है, वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। उसके बाद आपको पढ़ाया गया कि जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के किसी बॉडी को सर्कल में घुमाते हो तो आप तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से लगा के उसे सर्कल में घुमा रहे होते हो, लेकिन ऑटोमेटिकली नेचर के हिसाब से एक आउटर रेडियली आउटवर्ड फोर्स आपके ऊपर लगने लग जाती है, या उस बॉडी के ऊपर लगने लग जाती है जो सर्कल में घूम रही है। अगर आप सर्कल में घूम रहे हो तो आपके ऊपर लगेगी, जो बॉडी घुमा रहे हो उसके ऊपर लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके अलावा नेचर में भी आपने बहुत सारी फोर्सेस पढ़ी हैं, जैसे नेचर में पाए जाने वाली फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरी आपने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी है, ऐसे आप बहुत सारी फोर्सेस के बारे में जानते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी आप जानते हो, चार्जेस के बीच में लगती है, जिसकी वजह से लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स कई प्रकार की होती है, कुछ हम लगाते हैं, कुछ कोई मशीन लगाती है, कुछ नेचर में मौजूद होती है। जो ये मैंने नाम लिए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नेचर में पाई जाने वाली फोर्सेस हैं। सेंट्रीफ्यूगल भी नेचर में पाई जाती है, बस उसके बारे में मैंने बताया था
कि स्यूडो फोर्स है, कौन लगा रहा है पता नहीं है कुछ, इन सब के बारे में जानकारी है कि कौन लगा रहा है। लेकिन इन सब से अलग आपको आज एक नई फोर्स का नाम बता दिया। बच्चे कहेंगे रोज रोज नया नया कुछ बताते रहते हैं, तो वही, और रोज नया नहीं सीखोगे तो नॉलेज कैसे गेन करोगे। तो आपको आज सीखना है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत बहुत काम आएगा। फोर्स तो फोर्स ही है, वो पुश और पुल ही है। चाहे आप हम लगाएं, ग्रेविटी लगाए, फ्रिक्शन लगाए, वो बॉडी को रोकने चलाने की कोशिश वगैरह वगैरह। बस उसके पहले कोई नाम अगर लग जाता है तो उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी या क्वालिटी बदल जाती है। जैसे जब आप फोर्स के पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हो तो पता चलता है कि ये फोर्स हमेशा अर्थ की तरफ खींचेगी आपको या किसी भी बॉडी को। जब आप फोर्स के पहले फ्रिक्शनल फोर्स लगा देते हो, फ्रिक्शन वर्ड लगा देते हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स से आपको पता चल जाता है ये फोर्स बॉडी को रोकने की कोशिश करेगी हमेशा। ऐसे ही जब आप सेंट्रीपिटल लगा देते हो फोर्स के पहले, बस आपको फोर्स के पहले ही तो का तो वर्ड चेंज करना पड़ रहा है, कभी ग्रेविटेशन, कभी फ्रिक्शन, कभी सेंट्रीपिटल। तो अगर आपने सेंट्रीपिटल लगा दिया फोर्स से पहले, ये सेंट्रीपिटल वर्ड लगा दिया फोर्स से पहले, तो आपको पता चल जाएगा ये फोर्स बॉडी को सर्कल में घुमाएगी। और सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया तो आपको पता चल जाएगा ये सर्कल में घूमने पर अपने आप रेडियली आउटवर्ड लेगी। यानी हर फोर्स का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कोई स्पेशल क्वालिटी है हर टाइप की फोर्स की। फोर्सेज आर ऑफ वेरियस टाइप्स, मैन मेड एंड नेचुरल ऑल्सो, एंड ईच एंड एवरी फोर्स हैज सम कैरेक्टरिस्टिक। समझाने का मतलब ये है, अगर मैं ये सारी कहानी न सुनाऊं तो ये उतना अच्छा समझ नहीं आएगा। ये कहानी सुनने के बाद आपको एकदम इतना अच्छा समझ आएगा और हमेशा याद रहेगा। समझ में आई हुई चीज हमेशा दिमाग में रहती है, याद करी चीज आप भूल जाते हो। डोंट ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं। तो फोर्स क्या होती है उसके लिए आप पढ़ चुके हो, और फोर्स के पहले जो वर्ड लगता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी कुछ स्पेशल टाइप या प्रॉपर्टी को बताता है। यहां फोर्स के पहले कंजर्वेटिव लग गया, तो आपको कंजर्वेटिव का मतलब समझा देता हूं। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर। वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाती है या बाय नेचर कंजर्वेटिव हो जाती है। जैसे फोर्स इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल इन नेचर कह लूं तो विच मेक्स द बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ। तो ऐसे ही अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वो फोर्स कहलाती है इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, कि वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाती है जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, फोर्स लगेगी तो वर्क होगा ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहां तक तो मैंने बता दिया कि एक फोर्स कंजर्वेटिव कहलाती है या कंजर्वेटिव होती है बाय नेचर अगर उसके द्वारा किया गया वर्क डन बाय द फोर्स। आगे की लाइन का मतलब समझ लो, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करता। अगर उसके द्वारा किया गया वर्क, फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। पाथ का मतलब होता है रास्ता। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसा समझ लो कि अगर आपके पास ये एक बॉडी है जो फिलहाल ए पॉइंट पर रखी है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, दूसरा पॉइंट है बी, यही बॉडी ए से बी तक गई है, दो बॉडी नहीं है, ए उसका बॉडी का इनिशियल पोजीशन है और बी उसका फाइनल पोजीशन है। आप इसको एक फोर्स लगा के ए से बी तक ले गए और आप हर बार उसको अलग रास्ते से ले गए, कभी इस रास्ते से ले गए, कभी इस रास्ते से ले गए, कभी इस रास्ते से ले गए। ऐसे मैंने 3 रास्ते बताए हैं, रास्ता मतलब पाथ। आप कितने भी रास्ते से ले जाओ, अगर हर बार वर्क सेम आए, ये फर्स्ट रास्ता, ये सेकंड रास्ता, ये थर्ड रास्ता,
और ऐसे कितने भी रास्ते से ले जाओ, अगर हर बार वर्क सेम आए तो कहा जाएगा कि वो वर्क इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंड नहीं कर रहा। पाथ फॉलोड, कौन से रास्ते को फॉलो किया गया, कौन से रास्ते से आप उसे ले गए, वो डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी कहां से कहां ले गए। अगर ऐसा होता है तो उस वर्क को करने वाली फोर्स कंजर्वेटिव कहलाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि आप बॉडी को ले तो गए ए से बी तक, लेकिन हर बार अलग रास्ते से जाने पर वर्क अलग अलग आ रहा है, यानी W1 इज नॉट इक्वल टू W2 इज नॉट इक्वल टू W3। W1 का मतलब पहले रास्ते से ले जाने का वर्क, W2 मतलब दूसरे रास्ते से ले जाने का वर्क, W3 मतलब तीसरे रास्ते से ले जाने का वर्क। ऐसे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप और भी। अगर हर बार वर्क सेम ना आए, अलग अलग आए, इसका मतलब बॉडी को ए से बी तक ले जाने का वर्क पाथ पर डिपेंड कर रहा है। और अगर पाथ पर डिपेंड करे, पाथ मतलब रास्ता, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगी। ये बात एक जनरल नॉलेज की तरह याद रख लो। जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जनरल नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट की, वो आपको रोज रोज नहीं पढ़ना पड़ता। अगर आप नॉर्मल अपने डेली लाइफ की बात करो तो आपको रोज रोज ये रिवाइज नहीं करना पड़ता कि भारत की राजधानी दिल्ली है। ये आपकी एक बारी की जानकारी है, वो आपको हमेशा याद रहती है। मानते हैं? अगर आपसे अचानक ही कोई अगले दिन किसी दिन सुबह उठते पूछे बताओ भारत की राजधानी क्या है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं रिवाइज करके बताता हूं। आपसे कोई पूछे भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो आप रिवाइज करने के लिए किताब थोड़ी ढूंढोगे। तो ये वाली जानकारी आपके पास हमेशा के लिए फीड हो जाती है कि भाई 2 एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, 2 एंगल्स का सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री है। तो ये भी ऐसी ही जानकारी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है। इसके लिए आपको घड़ी घड़ी किताब खोलना, रिवाइज करना, इसकी तैयारी करना है कि एग्जाम की तैयारी की तरह इसको कर रहे हैं हम, वैसा नहीं करना। आपको जनरल पता होना चाहिए भाई ग्रेविटेशन फोर्स मतलब अर्थ वो फोर्स जो अपने हमें खींचने के लिए लगाती है अपनी तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो बॉडी को रोकने के लिए लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो गोल गोल घुमाने के लिए लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो रेडियली आउटवर्ड गोल गोल घूमते समय अपने आप लग जाती है, जिसका कारण या लगाने वाली चीज हम नहीं जानते। ऐसे ही कंजर्वेटिव फोर्स आपको हमेशा के लिए आज के बाद याद रखना है। आसान भाषा में बता दूं तो ये जो सामने लिखी हुई आपके पास भाषा है इसमें याद हो जाएगा। आसान भाषा क्या कि वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पाथ यानी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी रास्ते से ले जाओ वर्क सेम आता है। वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पोजीशन यानी कहां से कहां ले गए यानी फाइनल पोजीशन पर। और अगर ऐसा नहीं है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है। इसी आसान भाषा को आपकी बुक की भाषा में या अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर इफ द वर्क डन बाय द फोर्स is independent of the path followed, it only depends on the initial and final position। ये अगर आप वैसे रटते हो तो आपको बहुत रटने में एफर्ट लगाना पड़ेगा और फिर भूल भी जाओगे। लेकिन अगर आप पहले आसान भाषा में समझ के फिर इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको बार बार इसे याद नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा आसान भाषा में समझ लेता है तो ये इसे याद न भी करे तो इतना इंग्लिश में ट्रांसलेशन हर बच्चा कर लेता है। और अगर आप बहुत अच्छी नहीं कर पाए ट्रांसलेशन तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो उसको अंग्रेजी में बदलने पर कभी भी उसका मीनिंग गलत निकलेगा ही नहीं। ग्रामर चाहे कितनी भी गलत हो, उसका मीनिंग साइंस के हिसाब से वही निकलेगा जब तक कि आप फैक्ट न बदल दो। अब वो इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट लिख दोगे या इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ये सब हटा दोगे, ये सब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आज के लिए आपकी जो आखिरी टॉपिक थी वो आपको याद रखनी है क्या, कि वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है जिसके द्वारा किया गया वर्क रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। डिफरेंट रास्ते पर
रास्ते से ले जाओ तब भी वर्क सेम आता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ऐसा नहीं होगा तो नॉन कंजर्वेटिव। 12th क्लास में इस पूरे कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर एक पूरा बहुत बड़ा 3 या 5 नंबर का डेरिवेशन भी कोर्स में सिलेबस में होता है। एक पूरा चैप्टर इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वहां पर ये बात बहुत डिटेल में दोबारा से रिकॉल की जाती है, लेकिन पता चल जाता है कि 11th में पढ़ी हुई ये बात किस किस बच्चे को आती है या नहीं। जैसे अभी आप इसी चैप्टर को पढ़ते समय बार बार वेक्टर्स, बार बार डॉट प्रोडक्ट, कैलकुलस, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ये सारे फिजिक्स जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे पूरी लाइफ में तब तक यूज़ होती रहेंगी आगे भी। और ये कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी बहुत यूज़ होगा 12th क्लास में। बल्कि मैंने बच्चों को बताया है कि एटम में भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन जो ये गोल गोल घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर ये चीज़ इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो इसे गोल गोल घुमा रहा है। प्लैनेट घूम रहे हैं सन के चारों तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो गोल गोल घुमा रहा है। तो नेचर में हर जगह है ये, तो इंपॉर्टेंट है, हर कॉन्सेप्ट हर पार्ट में यूज होगा। कल आपको प्रूफ भी करवाया जाएगा। वो प्रूफ 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से कराया जाएगा, फिर बाद में 12th क्लास में भी ये प्रूफ कराया जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पता चलती है, मैथमेटिकल प्रूफ। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।